उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि उपनल कर्मियों को नियमितीकरण तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर साल 2018 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। साल 2018 के दौरान एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के एक विभाग में काम करने वाले कुंदन सिंह की चिट्ठी का नैनीताल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और इसे याचिका में तब्दील करते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार के रूप में पूरे प्रकरण को सुनने के बाद उपनल कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया था। नैनीताल हाई कोर्ट ने उस समय 1 साल के अंदर उपनल कर्मचारी को नियमित करने की पॉलिसी तैयार करने और 6 महीने के अंदर समान काम के बदले समान वेतन व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है जिससे उपनल कर्मियों को राहत मिली है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, उपनल कर्मचारियों का ये मामला था, एक महज चिट्ठी को याचिका के तौर पर अगर हाईकोर्ट ने सुना और उस पर फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे प्रकरण में? जी दिव्या, उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से जो है उपनल कर्मचारी समान काम और समान वेतन की मांग जो है वो कर रहे हैं और इसी के साथ ही नियमितीकरण की मांग भी लगातार उपनल कर्मचारी कर रहे हैं। कई उपनल कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 15-15 साल का वक्त हो चुका है लेकिन वो अभी तक नियमित नहीं हुए। तो इसी को लेकर उपनल कर्मचारी लगातार आंदोलन भी करते हैं, सड़कों पर उतरने का काम भी करते हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी का काम भी वो करते हैं और लगातार उनकी ये मांगे बनी हुई है। लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी अमल नहीं हुआ, ना ही उनकी ये मांगे अभी तक मानी गई, जिसको लेकर 2018 में उपनल कर्मचारी का जो संघ है वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से फिर उन्हें ये कहा गया सरकार को कि 6 महीने के अंदर अंदर उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उन्हें समान काम समान वेतन जो है उन्हें वो दिया जाए। जिसके बाद सरकार उस फैसले को लेकर, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो है स्टे लेने की बात की गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के मामले में दखल देने से जो है वो इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द जो है वो सुनाया जाना चाहिए और हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसी निर्णय के आधार पर सरकार को कार्य जो है वो करना चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इन्हें जो है नियमित करना चाहिए और इनकी जो लंबित मांगे हैं उन मांगों को माना जाना चाहिए, समान काम समान वेतन जो है वो मिलना चाहिए। क्योंकि प्रदेश में अभी 25,000 उपनल कर्मचारी हैं जो लंबे समय से अपनी इन मांगों को लेकर लगातार सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं और कई बार उग्र आंदोलन की चेतावनी भी वो दे चुके हैं और कई बार एक बड़ा आंदोलन भी जो है उन्होंने कई बार किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर सरकार को झटका लगा है और सरकार ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौती रहेगी कि इस तरीके से जो है जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसे जल्द से जल्द माना जाए और आगे इस पर क्या कुछ किया जाता है, आगे किस तरीके से इस पर फैसला लिया जाता है, क्या कुछ आगे सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया तो आगे क्या कुछ इस पर जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाती है नहीं मानी जाती, कब तक उनकी मांगे मानी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से जरूर जो है राहत मिली है और जो 25,000 उपनल कर्मचारी राज्य में इस वक्त है अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर जो कार्य कर रहे हैं उनमें जो है खुशी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है वो देखने को मिली है। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से राहत उपनल कर्मचारियों को मिलती हुई नजर आई है, यही प्रोसीजर होता है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं आप तो हायर लेवल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। वहाँ भी अगर कुछ नहीं होता है तो अब आगे का प्रोसीजर क्या है? क्या सरकार इसको मानेगी या फिर दोबारा से जो है हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगाई जाएगी या उसका जवाब दिया जाएगा, किसी तरीके से राहत देने की मांग की जाएगी? दिव्या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला पूर्व में भी सुना दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें नियमित करना चाहिए और इनकी जो समान काम समान वेतन वो इन्हें दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उस याचिका को खारिज कर दिया है जो उन्होंने सरकार स्टे लेना चाह रही थी हाईकोर्ट के फैसले पर। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे इसको लेकर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब सरकार के पास
ऐसा कोई नहीं बचा रास्ता कि वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर कर सके, क्योंकि याचिका खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट भी पहले से ही अपना निर्णय जो है वो सुना चुका है। अब दोबारा भी अगर पिटीशन डाली जाती है तो उसमें फिर आगे क्या कुछ तय होता है ये भी आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है उपनल कर्मचारी की ये कह रहे हैं कि अब जब हाई कोर्ट ने भी जो है अपना निर्णय सुनाया था 6 महीने के अंदर अंदर हम उनकी मांगें पूरी करने के लिए कहा गया था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, तो कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार को जो है इस फैसले पर निर्णय लेना चाहिए और जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं नियमितकरण की और समान काम समान वेतन की, उसको माना जाना चाहिए। और ऐसे में लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मांगों को कब तक मानती है या आगे क्या कुछ सरकार जो है इसको लेकर फैसला लेती है या आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, आगे किस तरीके का कार्य रहता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था, आपने कहा 6 महीने के अंदर नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, तो क्या उस वक्त ये कहा गया था अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है या फिर उस पर आगे कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ सरकार पर छोड़ दिया गया था और डेडलाइन दे दी गई थी? जी देखिए, उस वक्त देखिए जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो सरकार को 6 माह का वक्त हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद तुरंत सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसने दायर कर दी। लेकिन ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है और हाई कोर्ट जो है वो अब जो उन्होंने फैसला सुनाया था वो दोबारा से अपने जो है उसको लेकर आगे क्या कुछ कहता है। 6 महीने का जो वक्त दिया गया था, अब कितने महीने का वक्त सरकार को दिया जाता है और अगर क्या कुछ जो है हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि अगर जो है आदेशों का पालन नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ कार्यवाही होगी, किस तरीके की कार्यवाही होगी, ये भी तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार जो है बैकफुट पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका खारिज की है और जो उपनल कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर जो है देखने को मिली है और ऐसे में आगे कब तक वो नियमित होते हैं और कब तक उनकी मांगें मानी जाती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होगी। हर बूथ पर न्यूनतम 2 सक्रिय सदस्य बीजेपी बनाएगी। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत 100 रुपये शुल्क जो है वो रखा गया है और सक्रिय सदस्य को अपनी विधानसभा में 100 नए सदस्य बनाने होंगे। बीजेपी का 2 चरणों का सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। 2 सदस्यता अभियान के जो चरण हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चरण ये है जिसमें सक्रिय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होगी और हर बूथ पर न्यूनतम 2 सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत जो सक्रिय सदस्य हैं उन्हें बनने के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है, न्यूनतम ये शुल्क है। वहीं आपको बता दें कि अपनी विधानसभा में इन सक्रिय सदस्यों को 100 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है प्रदेश में, ऐसे में जो सक्रिय सदस्यता अभियान है उसकी आज से शुरुआत हो रही है, क्या लक्ष्य इसके तहत रखा गया है, किस तरीके से अभियान चलेगा? जी भैया, भाजपा का संगठन पर्व जो है वो चल रहा है। जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला, अभी तक की बात की जाए तो 2 चरणों का जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का है वो समाप्त हो चुका है और अभी तक की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो भाजपा संगठन के मुताबिक अभी तक करीब 19 लाख से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा था वो 25 से 30 लाख जो है इस बार नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का आज से सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर भाजपा 2 सक्रिय सदस्य बनाएगी और उन जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनका ये जो टारगेट है उन्हें 100 सदस्य बनाने होंगे अपनी विधानसभा में। तो ऐसे ये टारगेट फिलहाल रखा गया है। जैसे अगर कोई किसी विधानसभा का सक्रिय सदस्य बनता है तो उसे उसी विधानसभा में 100 सदस्य पार्टी के बनाने होंगे, तब जाकर के वो सक्रिय सदस्य बनेगा। और जो सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपए का शुल्क भी रखा गया है पार्टी की तरफ से। ऐसे में जब सदस्यता अभियान चला था तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
जो सक्रिय सदस्यता का सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था, उसमें जो भी 100 सदस्य बनाएगा, जी या चाहे कोई कार्यकर्ता है या कोई प्रवक्ता है या कोई भी है, जो जो 100 सदस्य बना देगा उसे सक्रिय सदस्य पार्टी का जो है माना जाएगा। तो वो उसके बाद जो पार्टी संगठन के अंदर जो चुनाव होते हैं, चाहे वो जो भी चुनाव है, महामंत्री, मंडलम, बूथ स्तर तक के जो भी चुनाव है, उन चुनाव में वही कार्यकर्ता पार्टिसिपेट कर सकता है जो 100 सदस्य बनाएगा और जो सक्रिय सदस्य होगा। तो इसी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम चीजें जो है टारगेट रखा है और ऐसे में प्रत्येक बूथ पर जो है 2 सक्रिय सदस्य बनाने होंगे और 2 सक्रिय सदस्य उसके बाद जो है वो 100 सदस्य जो है अपनी विधानसभा से बनाएंगे। हालांकि जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तभी से ही इस तरीके का कार्यक्रम ये चल रहा है और 100 सदस्य बनाने को लेकर कुछ जो कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा कर भी चुके हैं। तो ऐसे में जो है ये जो सक्रिय सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है, आज से 31 अक्टूबर तक ये पूरा अभियान चलेगा। उसके बाद जो है जो नमो ऐप के जरिए वो अपनी पूरी रिपोर्ट भी जो है प्रदेश कार्यालय में देंगे और नवंबर तक जो है वो पूरे अपना रजिस्टर कितने उन्होंने सदस्य बनाए हैं, कितने सक्रिय सदस्य बनाए हैं, क्या कुछ उनका पूरा जो है सदस्यता अभियान में किस तरीके से उनका कार्य रहा है, तो उसकी रिपोर्ट बनाकर भी प्रदेश कार्यालय को देंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है, उस पूरे संगठन पर्व का जो है वो जो अभियान चल रहा है उसका पूरा समापन होगा और उसके बाद तमाम चीजें ये क्लियर होंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य प्रदेश में रखा था नए सदस्य जोड़ने का, उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी कितना पूरा कर पाई है। अच्छा, यहाँ पर जो सक्रिय सदस्य है उन्हें बनाने के लिए 100 रुपए का शुल्क तय किया गया है। आखिर ये 100 रुपए का शुल्क किस चीज के लिए है? क्योंकि सदस्यता अभियान में आज तक जो है से सदस्य जोड़े गए हैं, अगर सक्रिय सदस्य और नॉर्मल सदस्य में फर्क क्या है? जी सक्रिय सदस्य का मतलब पार्टी की संगठन के मुताबिक ये है कि जो 100 सदस्य अगर कोई कार्यकर्ता बनाता है और मतलब यानी कि सक्रिय सदस्य पार्टी का वही माना जाएगा जो 100 सदस्य में पार्टी के बनाएगा। यानी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सभी को टारगेट दिया हुआ है और सबका रेफरल कोड या रेफरल नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, यानी कि उसे अपने रेफरल नंबर से 100 सदस्य बनाने होंगे, तब जाकर वो सक्रिय सदस्य बनेगा और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसके लिए 100 रुपये का शुल्क पार्टी की तरफ से वो रखा गया है। इस तरीके से जो है वो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे ज्योतिर्मठ से बड़ी खबर की, जहां सुराई तोटा के पास सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ को भी इस मामले में सूचना दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको जो है ज्योतिर्मठ से बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। सुराई तोटा के पास ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल के रवाना हो चुकी है और उन्हीं के साथ एसडीआरएफ को भी सूचना दे दी गई है। संजय कुंवर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में, वजह क्या सामने आ रही है? जी देखिए, देर रात की घटना बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से ये सूचना दी गई है कि जो मलारी रोड पे जो भापकुंड के समीप जो है एक सीपीपीएल कंपनी जो सड़क निर्माण का कार्य कर रही है, उनका एक छोटा कैंपर वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु की और एक जो है घायल की सूचना मिली है। हालांकि सीएससी जोशीमठ बिल्कुल सजग है और यहाँ अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई थी तो अभी तक यहाँ पे जो है पूरी तैयारी कर ली गई है कि कितनी तादाद में जो है घायल इसमें है। और हालांकि जो सुराई ठोटा और तपोवन की पुलिस है, प्रशासन है और सीएससी केंद्र है, उसके अधिकारी जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं और घायलों को रेस्क्यू करके जो है तपोवन और जोशीमठ लाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। और वक्त यहाँ चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे हल्द्वानी से खबर का, जहां आरटीओ ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफिस में व्यवस्थाओं की जांच कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश भर के कार्यालयों में मुस्तैदी से कार्य हो रहे हैं, जिनका सीएम धामी कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। आरटीओ ऑफिस पहुंचे सीएम धामी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
तहसील पौड़ी के राजस्व क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को शौचालय में बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसे लेकर पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नायब तहसीलदार संजय नेगी ने बताया कि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 12/10/2024 का मामला है और उस मामले की जैसे सूचना मिली तुरंत जो है कि पटवारी लोग मौके पे गए और जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है अभी वो भी जो है उसी दिन जो है 14 तारीख को गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको जो है जेल हिरासत में भेजा गया। जो पुलिस व्यक्ति था लगभग 18 साल उम्र है उसकी, लड़की जो है छोटी थी, 6 साल की लड़की थी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर सकुशल जो है वो मतदान संपन्न कराया जाएगा। 173 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। केदारनाथ विधानसभा में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी गई है। 740 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशंस की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशंस की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। नगर निगम में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में डीएम सविन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत नगर निगम के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाकर नाराजगी जाहिर की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम सविन बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे शहर भर में जहां जहां स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं उन्हें तत्काल ठीक करने को कहा गया है। अभी हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, आगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्रीव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स। बढ़ते आगे, उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल को शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से कई विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। 2 महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत नाबालिग बच्चियों को बरामद करना है। उन्होंने बताया कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है,
उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो एक बड़ा टास्क हमेशा मिसिंग पर्संस का जो है पुलिस के लिए रहता है। तो इसमें जो है हमारी तमाम AHTU की टीमें जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा DCR भी, तो ये सारी हमारी स्पेशल टीमें होती है जो इस कार्य में लगी रहती है। इसके अलावा हमको अन्य विभाग जैसे सोशल वेलफेयर है, NGOs है, इनके माध्यम से CWCA, इनका भी हमको हेल्प लगता है। तो ये एक बड़ा टास्क मिसिंग को रिकवर करना होता है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।